ज़ैगम साहब, खित्ते के बदलते हालात, एक जानी टीटीपी है, बीएलए है, यक वक्त मुतहरिक हैं, यक वक्त हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोई बड़ा प्लान है? क्योंकि जब चीनी एतमाद को भी यहाँ नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किस तरीके से हैंडल करने की जरूरत है इस सिचुएशन को? जो बीएलए ने मुख्तलिफ बलूचिस्तान के 9 शहरों पे हमला किया, इन हमलों के दौरान जो सबसे अहम बात सामने आई वो 2 खवातीन थी जो इन बीएलए के दहशतगर्दों के साथ लड़ रही थी। चिश्ती साहब, ये जिन औजारों का मैंने जिक्र किया, इसमें सबसे महंगी शय ये जो नाइट विजन गॉगल्स हैं, $5280 की एक मिलती है। ओपन सोर्स अगर हम जाके गूगल करें, मुख्तलिफ इदारों से वेरीफाई करें, और जो तस्वीर जारी की सिक्योरिटी फोर्सेज ने, उनको देख के हमने और कई सहाफ़ियों ने चेक किया कौन सी बंदूक है, कौन सा हथियार है, लॉन्चर कौन सा है। तो ये यानी एक बंदे के ऊपर 3.5 करोड़ रुपए आता है खर्चा, अगर 4 चीजें वो लेके आए, और 100 के ऊपर मैंने बताया 3.5 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। ये 3.5 अरब रुपया क्या दरख्तों से लगा हुआ था जो उन्होंने पकड़ा और वहां से जाके इन्होंने खरीदारी कर ली? और ये जो औजार, इनकी नौयत क्या होती है? लेकिन बलूचिस्तान के अंदर बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई। अब तक की इतला के मुताबिक बलूचिस्तान में 10 से 12 मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, अलग अलग शहरों के अंदर आज के दिन में दहशतगर्दी के बड़े हमले हुए हैं और हर तरफ दंदनाते हुए दहशतगर्द बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। ये कलादम बीएलए है जिन्होंने अटैक किया है, और अटैक हुआ मच में, पसनी में, गवादर में, खारान में, नौशकी में, मस्तूंग में और कोयटा में। ये वो बड़े शहर हैं जिनके ऊपर अटैक किया गया। दीगर बहुत सारे इलाकों में अटैक किए गए हैं। ये हमले अपनी नौयत के अजीबोगरीब हमले थे। यानी ऐसा लगा कि दहशतगर्द निकले और उन्हें अलग अलग शहरों पे एक ही वक्त में धावा बोल दिया। बीएलए का मंसूबा था कि वो वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी को अगवा कर लेंगे और उसके बाद रियासती इदारों के साथ मामलात को तय करेंगे। ये दहशतगर्दी और खास तौर पे जो 2 दिन के दौरान हमने देखा, वो हुकूमती नाअहली का नतीजा है। हुकूमत की रेट खत्म है और कोऑर्डिनेशन नहीं है अफवाज के साथ, ये वजह है। सबसे पहले तो मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था कि 4 अरब का तेल जो है वो कितना बनता है। ये कोई इतनी इसमें सिफरें हैं कि मैं गिन भी नहीं पा रहा कि कितने लीटर बनते हैं। कोई 9 तो इसमें सिफरें हैं। अब आप गिन लीजिए सर, महीने के 120 अरब और साल के 1450 अरब। क्योंकि जब हमने ये फैक्ट सुना तो हम भी हैरान थे। जी, मैं ये कर रहा हूँ कि इसको जरा लीटर्स में आप जो है कन्वर्ट करें कि कितने लीटर तेल। सर, वो वहाँ 40 रुपए लीटर तेल उनको मिलता है और यहाँ महंगा बिकता है। तो 40 रुपए में जी जरा 40 रुपए से हमारे देखने वाले कैलकुलेटर उठा के 4 अरब में 40 रुपए लीटर का हिसाब लगाएं तो ये कितना तेल बनता होगा। ये कितने लोग हैं जो जेब में डालकर ले आते हैं? क्या ये सोना है जो 2 ट्रकों में आ जाता है? इतने हज़ार लीटर तेल अगर हर रोज मूव करता है तो फिर हुकूमत पाकिस्तान किधर है? हुकूमत पाकिस्तान में हुकूमत बलूचिस्तान भी शामिल है ना, तो वो किधर है? और अगर गवर्नेंस की ये हालत है पाकिस्तान में कि हज़ार लीटर स्मगल्ड तेल बॉर्डर क्रॉस करता है, पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और वज़ीर दिफा पाकिस्तान एक सिर्फ बयान ठोकते हैं कि 4 अरब का तेल डेली आ रहा है और उससे पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। इसके बाद बात करने की क्या रह जाती है? इसके बाद तो नौखानी रह जाती है। अगर इतने लीटर तेल आ सकता है स्मगलिंग से और आके पूरा सेल हो सकता है, तो 300 दहशतगर्दों के लिए कौन सी मुश्किल है? फिर तो हज़ारों दहशतगर्द भी घुस सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में जा सकते हैं। ये अगर गवर्नेंस की हालत है और ये गवर्नेंस पर रिएक्शन है कि कोई पॉलिसी नहीं है, कोई लाया अमल नहीं है, एक बयान है, दुहाई है हाईएस्ट लेवल से, तो इस पर आदमी आगे क्या बात करे? अब आप देखिए जो हमला हुआ है, इसमें उनकी तादाद देखिए, उनकी कोऑर्डिनेशन देखिए, उनका असला देखिए, उनका लॉजिस्टिक्स देखिए, किस तरीके से वो इस काबिल हुए कि ये सारा कुछ करें। जाहिर है इसमें स्टेट स्पॉन्सरशिप के बगैर मुमकिन नहीं है। और हम ये कह रहे हैं कि इसमें 40 लाख रुपए का असला एक दहशतगर्द ने उठाया हुआ था। तो वज़ीर दिफा पाकिस्तान ने तो बता दिया 40 लाख किधर से आता है। आप भारतीय को कहेंगे तो वो कहेगा मुझे पैसे देने की क्या जरूरत है, तुम तो खुद स्मगलिंग करा के उनको तमाम वसाइल दे रहे हो। इस गवर्नेंस को देखना होगा। ये गवर्नेंस बहुत बड़ी बात है और ये मसला अस्करी तौर पर तो करना है, लेकिन अस्करी तौर पर तो हम लड़ते लड़के थक जाएंगे अगर गवर्नेंस के ये हालात रहे तो, और वो भी ऐसे तौर में जब हमें नजर आ रहा है कि गठजोड़ पैदा हो रहा है। ये बुनियादी तौर पर जन साहब अभी जो ओपनिंग में कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये ऐसे नहीं होता कि रैंडमली कल किसी ने इनको कहा कि जाकर 10-12 मकामात पर फैल जाओ, हमला कर दो, वेल टाइम, ऐसा नहीं होता। ये बहुत अरसे से तैयारी की गई है, ऑर्केस्ट्रेट किया गया है, कंसीव किया गया है, फंडिंग की गई है, ट्रेनिंग की गई है, फिर सबसे ज्यादा उनकी डिप्लॉयमेंट की गई है ऐसी जगहों पर जहां मोबिलिटी के जरिए वेपन्स कैरी करके उनको पहुंचाया गया है। और ये जरूरी भी नहीं है कि ये कल परसों ही पहुंचे हो, ये स्लीपर सेल्स होते हैं बुनियादी तौर पर। कई हफ्ते कई महीने हिंदुस्तान जैसे जो मुल्क हैं वो फंड करते हैं उनको और उनको आराम से रखते हैं जब तक उनको एग्जीक्यूशन के ऑर्डर ना दिए जाए। जाहिर है डेफिनेटली ये आपने सही पॉइंट आउट किया और लिंक भी ठीक किया कि ये तो वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा अंडर प्रिविलेज हमारा सूबा है और सबसे ज्यादा
हम इनके बारे में कंसर्न भी होते हैं, और राइटली सो, बिकॉज वहाँ फ्यूडल सिस्टम है। हम सब जानते हैं कि ये बुनियादी तौर पर सबसे थिनली पॉपुलेटेड है। 44%, 44% ये मुल्क का हमारा रकबा है और पॉपुलेशन की सिर्फ 7% है। तो बदकिस्मती से उनकी ज़ाहिर है इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं डेवलप हुआ। उस 622 के करीब पंजाब में पर स्क्वायर किलोमीटर लोग बसते हैं, 520 के करीब केपीके में बसते हैं, 400 के करीब 525 के करीब सिंध में, 400 के करीब केपीके में, और सिर्फ 42 लोग बसते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर बलूचिस्तान में। मैं ये डेटा देने की कोशिश ये कर रहा हूं क्योंकि ये इतना थिनली पॉपुलेटेड है, यहाँ नेबरहुड वॉच का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। ऊपर से ट्राइबल यहाँ पे और फ्यूडल लॉर्ड रहे हैं जब से, तो उन्होंने जाहिर है वो फिल्टर डाउन नहीं हुआ वो प्रिविलेजेस। और सबसे बड़ी वजह यही है कि ये जो टेररिस्ट हैं ये इसलिए विक्टिम बन जाते हैं ऐसे लोगों का जिनको ये एक्सप्लॉइट किया जाता है हिंदुस्तान या दूसरे मुल्कों की तरफ से कि आपको इस मुल्क में कुछ नहीं दिया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली जहाँ भी दहशतगर्दी होती है वो बुनियादी तौर पे जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो गैप्स होते हैं उसको वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है, बयानिए की सतह पे भी और अपनी लेजिटिमेसी के लिए भी और रियासत के खिलाफ हमलों को जस्टिफाई करने के लिए भी। ये हिकमत अमली के हवाले से दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमें हमेशा बैड गवर्नेंस को ही अपना मेटा नैरेटिव या एजेंडा बनाती हैं। लेकिन बात जो है वो इतनी सादा नहीं है। भट्टी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि बुनियादी तौर पे इस वक्त पाकिस्तान जो है वो भारत, अफगान तालिबान और इसराइल तीनों के निशाने पर है। और मैं इसके हवाले से कुछ आपसे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन भी शेयर कर देता हूं। देखिए, बीएलए जो है बुनियादी तौर पे उनका एजेंडा क्या है, वो क्या चाहते हैं। वो ये हम छोटे लेवल पे सोचते हैं कि जनाब वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज कर दिया जाए और यहाँ पे तरक्की और इन्वेस्टमेंट का सफर रोक दिया जाए। ये दाखिली मामला सिर्फ नहीं है। इस वक्त इन हमलों का जो मेयार और मिकदार और स्केल है वो दो तीन चीजें बिल्कुल वाजे कर देता है कि इसकी टाइमिंग, इस वक्त मुस्लिम दुनिया और मशरिक वस्ता की सूरत हाल और मगरबी ताकतों इसराइल के साथ जो ईरान की कशीदगी है बढ़ती हुई, उसको बीएलए कैसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है। आपको इसकी टाइमिंग और स्केल को देखना चाहिए। जनाब देखिए, बीएलए चाहती है कि बलूचिस्तान को एक आजाद रियासत बना दिया जाए, तो वो सिर्फ पाकिस्तान के बलूचिस्तान को आजाद नहीं करवाना चाहते, वो ईरान के बलूचिस्तान को भी आजाद कराना चाहते हैं। और इसका जो सबूत है खुल्लम खुल्ला इसराइली इंकरेजमेंट, सपोर्ट और फंडिंग का, वो अमेरिका में एक बड़ा मशहूर थिंक टैंक है, मैं शायद पहले भी एक दफा आपको हवाला दे चुका हूं, इसकी वेबसाइट पे आप चली जाएं, उसका नाम है memory.org, MEMRI.org। उसमें बलूचिस्तान का एक पूरा प्रोजेक्ट मौजूद है जिसमें पूरा बयानिया वही है जो बीएलए का बयानिया है। उसमें बरहमदाग बुख्ती साहब के आर्टिकल्स भी छप रहे हैं और उसमें बलूचिस्तान को पाकिस्तान और ईरान के जुल्म और कब्जे से आजाद कराने का एजेंडा मौजूद है। और उसकी सरबराही एक ऐसा साबिक इसराइली इंटेलिजेंस ऑफिसर कर रहा है जो कि 17 साल मुसाद में अहम तरीन जगहों पे फाइज रह चुका है। और इसके हवाले से उनकी कोई शर्मिंदगी या कोई खुफिया काम नहीं हो रहा। ये कलदम बीएलए है जिसने ये हमला किया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन्हें फितनतुल हिंदुस्तान का नाम दे रखा है और बड़े खौफनाक मनाजिर थे। ये लोग शहरों में दंदना रहे थे, इन्होंने बैंकों के ऊपर हमला किया, सरकारी इमलाक के ऊपर हमला किया, बहुत कुछ है। अख्तर मेंगल साहब ने इसके ऊपर एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा द सिचुएशन इन बलूचिस्तान राइट नाउ इज एक्सट्रीमली कंसर्निंग एंड हैज टर्न्ड द एरिया इनटू अ नो एंट्री जोन। बलूचिस्तान में सूरत हाल बहुत खौफनाक हो चुकी है और ये नो एंट्री जोन बन चुका है। मीडिया हाउसेज आर ऑल साइलेंट, तमाम जितने भी मीडिया हाउसेज हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। आई हैव नेवर इन माई लाइफ सीन द सिचुएशन दिस अलार्मिंग। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इस लेवल तक सूरत हाल खराब नहीं देखी बलूचिस्तान में। क्या हमें इंटीरियर मिनिस्टर ये बता सकता है कि वो SHO कहाँ है? ये उन्होंने तंजन कहा आखिर में, क्योंकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा था कि ये दहशतगर्द एक SHO की मार है। लेकिन उसके बाद जो मनाजिर आज हमने देखे, ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। यानी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां मुकम्मल तौर पे नाकाम रही ये बात पता करने में कि बलूचिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर और इतने सारे इलाके में एक साथ हमले होने जा रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इस ऑपरेशन को हरूफ 2.0 नाम दिया गया। 2.0 इसलिए कहा गया कि अगस्त 2024 में इसी तरह का एक हमला इन बीएलए के दहशतगर्दों की जानिब से किया गया था और ये इसका दूसरा सीजन या कह सकते हैं दूसरा मरला था जो इस बार इन्होंने करने की कोशिश की। जो ये बीएलए के दहशतगर्द थे, बताया जा रहा है कि ये एक हफ्ते तक जो सरकारी इमारतें हैं उन पर कब्जा करना चाहते थे, उनको यरगमाल बनाना चाहते थे सरकारी जो अफसरान है, लेकिन 40 घंटे के अंदर इस हमले को नाकाम बना दिया गया। पाकिस्तान के जो अस्करी इदारे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उन्होंने अब जो
जो इसको ट्रैक डाउन किया है तो इसके ताने बाने अफगानिस्तान में जाके मिले हैं और बताया ये जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर टारगेट को लॉक कर दिया गया है। इससे पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान से ये शिकायत करता रहा था कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, लेकिन अफगान तालिबान इससे डिनाई करते थे, इससे इनकार करते थे। लेकिन अब की बार जो ठोस शवाहिद सामने आए हैं, अगर आपको याद हो गुज़िश्ता साल जब जाफर एक्सप्रेस को यरगमाल बनाने की कोशिश की गई थी, उस वक्त भी जो कम्युनिकेशन चैनल था वो सारे ताने बाने अफगानिस्तान से जाकर मिल रहे थे। ये जो BLA है, इसका मजीद ब्रिगेड है जिसका सरबराह जो है वो बशीर ज़ेब है, उसने बाकायदा एक वीडियो पैगाम जारी किया था इन हमलों के शुरू होने से पहले और उसने कहा था कि हम ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया, ये ऑपरेशन, इसको नाम दिया गया हेरोफ 2.0। हेरोफ का जो ऑपरेशन था इससे कबल अगस्त 2024 में भी इसी तरह का हमला BLA के दहशतगर्दों की जानिब से किया गया था बलूचिस्तान में। लेकिन अब की बार जो हमला किया गया, 9 शहरों को टारगेट किया गया, कोयटा, मस्तूम, नोशकी, दलबदीन, खारान, पंचकोट, टम्प, ग्वादर और पसनी, ये वो मकामात थे जिनको निशाना बनाया गया। इन 9 में से 2 ऐसे मकामात थे जहां पर 2 खवातीन नजर आई जो कि इन BLA के दहशतगर्दों के साथ थी। उनमें एक खातून का नाम बताया जा रहा है हवा बलोच और दूसरी का आसफा मैंगल। ये दोनों खवातीन जो है नौजवान है, जेनजीज है। ये 2012 के बाद की इनकी पैदाइश है। एक जो आसफा है उसकी पैदाइश 2002 की है और हवा जो है उसकी पैदाइश के हवाले से खबरें सामने नहीं है, हकाइक सामने नहीं है, लेकिन ये दोनों खवातीन नौजवान है, पढ़ी लिखी है। ये BLA को जाके ज्वाइन किया था इन्होंने और पसनी और नोशकी वहां पर जो है वो ये हमले कर रही थी। बाकायदा इनकी वीडियो फुटेजेस आ रही हैं जो कि सोशल मीडिया पे वायरल है, गर्दिश कर रही हैं। इनके हवाले से लोग जानना चाह रहे हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है और ये पहली बार नहीं है कि BLA ने खवातीन को इस्तेमाल किया हो। इससे कबल भी कई ऐसी खुदकुश हमलावर खवातीन थी या BLA की फाइटर्स थी, फिदायीन जिनको कहा जाता है,